एबिगेल एक खाली थिएटर में बैलेट की प्रैक्टिस कर रही है। उसी समय कुछ अपराधी एक किडनैपिंग की तैयारी कर रहे हैं। हैकर एबिगेल के घर के सभी सिक्योरिटी कैमरों को बंद कर देता है और स्नाइपर छत पर चढ़ जाता है। जब एबिगेल थिएटर से निकलती है तो उसका ड्राइवर उसे कार में बिठाता है, बिना यह जाने कि अपराधियों ने कार के नीचे एक ट्रैकर लगाया हुआ है। जैसे ही कार चलती है, किडनैपर भी उसका पीछा करने लगते हैं। हैकर घर के दरवाजे खोल देता है और 3 अपराधी एबिगेल के बेडरूम में घुसकर छिप जाते हैं। इनमें से एक महिला किडनैपिंग का विरोध करती है क्योंकि उसे बच्चों का अपहरण करना पसंद नहीं है, लेकिन बाकी उसे चुप रहने को कहते हैं। जब एबिगेल घर पहुंचती है और बिस्तर पर जाती है तो अपराधी हमला करते हैं। एक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल उसके हाथ में पेंसिल घोंप देती है। दूसरा आदमी उसकी मुंह बंद करता है, जबकि महिला उसे चोट पहुंचाने से रोकती है। फिर वह एबिगेल को बेहोश करने के लिए सुई से दवा लगा देती है। बाहर बाकी टीम घर के अंदर वालों को एक आने वाली कार के बारे में चेतावनी देती है। स्नाइपर कार पर नजर रखता है, जबकि बाकी जल्दी से एबिगेल को एक बैग में डालकर खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। जब वे बगीचे को पार करते हैं और स्नाइपर से मिलते हैं तो अलार्म बज जाता है और वे भागने लगते हैं। सौभाग्य से बाकी 2 अपराधी समय पर उन्हें पिक कर लेते हैं और वे बिना किसी परेशानी के भाग जाते हैं। भागते समय वे एबिगेल की नाड़ी चेक करते हैं कि वह ठीक है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। एक समय पर हैकर ड्राइवर को रास्ता बदलने को कहता है और ड्राइवर अचानक वैन को एक बड़े ट्रक के पीछे छिपा देता है। अंत में वे एक पुराने शहर से बाहर स्थित खंडहर हो चुके हवेली पर पहुंचते हैं, जहां वे लैम्बर्ट से मिलते हैं, जिसने उन्हें काम पर रखा था। वे एबिगेल को एक बिस्तर पर हथकड़ी से बांध देते हैं और लैम्बर्ट उन्हें कुछ नियमों की याद दिलाता है। कोई भी नाम या कहानी साझा नहीं करनी है और एक दूसरे के साथ कोई बेवकूफी नहीं करनी है। यह 24 घंटे का काम है और उन्हें तब तक एबिगेल का ध्यान रखना है जब तक उसका अमीर बाप $50 मिलियन नहीं भेज देता। लैम्बर्ट यह नहीं बताता कि एबिगेल का पिता कौन है, लेकिन वह सभी के फोन इकट्ठा कर लेता है ताकि उनका पता न लगाया जा सके। जाने से पहले लैम्बर्ट हर टीम के सदस्य को रैट पैक के नाम पर कोड नेम देता है। टीम घर में आराम से बैठकर शराब पीने लगती है। जोई, जो एक अपराधी है, डीन के साथ अपना कैंडी साझा करने से मना कर देती है और डीन सभी की कहानियां जानने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है। जोई उसका मजाक उड़ाती है और बाकी लोग शर्त लगाते हैं कि वह सभी की पहचान कर सकती है। जोई उनके हाव भाव और कपड़ों से पहचान जाती है। फ्रैंक एक पूर्व जासूस है, पीटर एक बेवकूफी भरा गैंग का आदमी है, सैमी हैकर एक अमीर परिवार से है और मजे के लिए यह सब कर रही है, रिकल्स एक पूर्व मरीन स्नाइपर है और डीन एक मनोरोगी ड्राइवर है। इसके बदले में फ्रैंक बताता है कि जोई एक नशे से उबर रही है। फिर जोई एबिगेल से मिलने जाती है, जो शिकायत करती है कि उसकी आंखों की पट्टी बहुत कसकर बांधी गई है और हथकड़ी से उसे दर्द हो रहा है। जोई उसकी हथकड़ियां ढीली करती है और उसे बताती है कि वे उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे, वे सिर्फ पैसे चाहते हैं। दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं। एबिगेल उसे बताती है कि उसके पिता को उसकी कोई परवाह नहीं है और कहती है कि उन्होंने एक गलती की है। जाते समय एबिगेल चेतावनी देती है कि कुछ बुरा होने वाला है। चिंतित होकर जोई फ्रैंक से कहती है कि एबिगेल का पिता खतरनाक हो सकता है। फ्रैंक इसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन वह चुपके से एबिगेल को देखने जाता है। वह उसे बिना पट्टी के देखकर हैरान हो जाता है और अपना चेहरा ढककर उस पर बंदूक तान देता है, जब तक वह कसम नहीं खाती कि उसने उसे नहीं देखा। फिर एबिगेल बताती है कि उसके पिता क्रिस्टोफ लजार है, जो एक बहुत खतरनाक और शक्तिशाली अपराधी है। यह सुनकर फ्रैंक घबरा जाता है और बाकी टीम को बताता है कि वह जा रहा है। बाकी लोग उससे वजह पूछते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि एबिगेल क्रिस्टोफ लजार की बेटी है तो वे सब चिंतित हो जाते हैं। जोई और रिकल्स इस नाम को पहचानते हैं और बहस के बाद वे फैसला करते हैं कि वे पैसे लेने के लिए रहेंगे, जिसे बाद में इस्तेमाल कर वे भाग सकते हैं। बाद में जोई एक खिड़की से आ रही आवाज सुनती है और उसे बंद करने जाती है। खिड़की बंद करते समय वह एक पिता और बच्चे की मूर्ति देखती है। फिर उसकी मुलाकात रिकल से होती है, जो फ्लर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। वे इस बात पर सहमत होते हैं कि वे एक दूसरे का ध्यान रखेंगे क्योंकि वे बाकी पर भरोसा नहीं करते। इसी बीच सैमी एक टीवी वाले कमरे में जाती है, लेकिन डीन के मजाक से डर जाती है। डीन फिर सैमी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे गुस्से में बाहर निकाल देती है। फिर डीन सोते हुए पीटर के चेहरे पर ड्रॉ करता है और घर में घूमता रहता है। वह कई पुरानी तस्वीरों वाली एक अंधेरी गलियारे में जाता है, जिसमें एक लड़की की तस्वीर होती है
जो एबिगेल जैसी दिखती है। वह बेसमेंट किचन में जाता है, जहां दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वह उलझन में उस कमरे में जाता है और एक चूहे से डर जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, एक अदृश्य शक्ति उसे पैरों से पकड़कर खींच लेती है। सैमी डीन की चीखें सुनती है और उसे बेसमेंट में एक टेबल पर बैठा पाती है। जब वह उसके पास जाने की कोशिश करती है, उसका सिर गिर जाता है और सैमी डर से चिल्लाती है। बाकी सब भी बेसमेंट में आ जाते हैं और वे मानते हैं कि सैमी इतना ताकतवर नहीं हो सकती कि ऐसा कर सके। यह घटना उन्हें लजार के हिटमैन वेल्डेज की कहानी की याद दिलाती है। कई साल पहले लजार के गिरोह के 3 बड़े सदस्यों को FBI ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके ट्रायल से एक रात पहले उन्हें एक होटल के सबसे ऊपर के फ्लोर पर कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। अगली सुबह FBI को उनके शरीर सिर कटे हुए और उनके अंग गायब मिले। यह कमरा 23वीं मंजिल पर था और दरवाजे के अलावा कोई और रास्ता अंदर या बाहर जाने का नहीं था। घबराकर उन्होंने लड़की को चेक करने का फैसला किया और पाया कि वह ठीक है। रिकल्स अभी भी वेल्डेज से डरा हुआ था और बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो एक और लोहे का गेट देखकर वे चौंक गए। पीटर ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह विफल रहा और इससे एक सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई, जिससे सभी खिड़कियों को ढक दिया गया और अब समूह कमरे में फंसा हुआ था। जोई ने निष्कर्ष निकाला कि यह एक जाल है और रिकल्स अपने हथियार की जांच करने दौड़ा, लेकिन पाया कि वह गायब था। जोई एबिगेल के पास गई और पूछा कि क्या उसने फ्रैंक के अलावा किसी और को देखा है, लेकिन एबिगेल ने कसम खाई कि उसने किसी और को नहीं देखा। उसने यह भी बताया कि फ्रैंक ने उसे धमकी दी थी, कहा था कि वह उसके पिता के लिए काम करता है और उसका असली नाम वेल्डेज है। इसके बाद जोई रिकल्स से मिली और दोनों ने जो कुछ पता था उसे साझा किया, लेकिन वे इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। वे एक रास्ता खोजने पर सहमत हुए, लेकिन जैसे ही जोई कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। रिकल्स अजीब ढंग से खड़ा था और जब जोई ने उसकी जांच की तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह बुरी तरह घायल हो चुका था। उसका मृत शरीर उसके हाथों में गिर गया और जोई उसे नीचे रखकर तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागी। गुस्से में जोई ने फ्रैंक पर बंदूक तान दी और उसे वेल्डेज होने और रिकल्स की हत्या करने का आरोप लगाया। फ्रैंक ने भी अपनी बंदूक निकाली और कहा कि जोई एबिगेल के जाल में फंस रही है। उसने पीटर से एबिगेल के बारे में कुछ करने को कहा तो पीटर उसे मारने के लिए कमरे में गया। जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, जोई वहां आई और तुरंत उसे निहत्था कर दिया। सैमी और फ्रैंक भी आए और बहस छिड़ गई। इस बीच एबिगेल ने आसानी से हथकड़ी खोल दी और उठ खड़ी हुई। एक बैले मूव का इस्तेमाल करते हुए अपना असली चेहरा दिखाया। वह वास्तव में एक पिशाच वैम्पायर थी। एबिगेल ने पीटर पर छलांग लगाई और उसे काटने ही वाली थी, तभी फ्रैंक ने उसे गोली मार दी। सभी के आश्चर्य के बावजूद एबिगेल उठ बैठी और उसकी चोट तुरंत ठीक हो गई। जोई ने भी उसे गोली मारी, लेकिन यह साफ था कि गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए वे भागे और दरवाजा बंद कर लिया। समूह ने चर्चा की कि क्या करना चाहिए और उन्हें एहसास हुआ कि एबिगेल ही असल में वेल्डेज थी। सभी दरवाजों में मैग्नेटिक लॉक लगे थे जो 2 इंच मोटे शटर से ढके हुए थे, इसलिए उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था और सैमी के पास उन्हें हैक करने के लिए उपकरण नहीं थे। सभी तनाव में थे और जब पीटर ने उन्हें धीमा करने को कहा तो फ्रैंक ने उसका गला पकड़ लिया और उसे चुप कराने की धमकी दी। अंत में फ्रैंक और जोई ने पूल स्टिक का इस्तेमाल करते हुए लकड़ी के दाव बनाए, जबकि सैमी रसोई में लहसुन खोजने चली गई। जोई मदद नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि एबिगेल को मारने से उसके पिता उनसे और भी नाराज हो जाएंगे। जब वे तैयार हुए तो वे एबिगेल के कमरे में गए, लेकिन वह खाली था। अचानक उन्होंने संगीत सुना और जब वे एक दूसरे कमरे में गए तो उन्होंने एबिगेल को डीन के शरीर के साथ नाचते हुए देखा। शुरुआत में एबिगेल मासूम बच्ची होने का नाटक करती है, लेकिन जब सैमी ने हमला किया तो एबिगेल उस पर कूद पड़ी और लहसुन को सूंघा, जिसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब फ्रैंक ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो एबिगेल ने उसे धक्का दे दिया, लेकिन पीटर ने उसे उठाने में कामयाबी पाई। फिर भी एबिगेल ने उसे आसानी से जमीन पर पटक दिया और उसकी नेकलेस से क्रॉस लेकर उसे उसकी छाती में मार दिया, जिससे खून बहने लगा। इससे यह भी साफ हो गया कि क्रॉस का उस पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद फ्रैंक ने उसे पीछे से छुरा मारने की कोशिश की, लेकिन एबिगेल ने जल्दी से उसे निहत्था कर दिया और उसके पैर में छुरा घोंप दिया। हार मानते हुए वे सभी वापस नीचे आ गए, जहां जोई ने उनकी घावों पर मरहम लगाया। उसने उन्हें याद दिलाया कि जब उन्होंने एबिगेल का अपहरण किया था तो इंजेक्शन ने काम किया था और उनके पास अभी भी एक इंजेक्शन बचा है। वे इस पर सहमत हुए कि जो भी पहले एबिगेल को ढूंढेगा वह जोई को अपने ईयर पीस के जरिए बताएगा ताकि वह उसे इंजेक्शन लगा सके। समूह ने घर की तलाशी शुरू की और सैमी एक गंदे गलियारे में गई, जहां उसे चमगादड़ों का झुंड देखकर डर लगा। इससे वह एक पूल में गिर गई
और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया जब उसे एहसास हुआ कि यह सड़े हुए शवों से भरा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसे बाहर निकलने के लिए उन पर रेंगना पड़ा। इसी बीच एबिगेल ने पीटर को डरा दिया, जो डर के मारे भागा और दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि एबिगेल ने दरवाजा तोड़ दिया और उसका पीछा किया, बैले मूव्स के साथ दौड़ते हुए। पीटर जितनी तेजी से भाग सकता था भाग रहा था। तभी फ्रैंक ने एक दरवाजा खोला और उसे टक्कर मार दी, जिससे वह रेलिंग से गिर गया। फिर एबिगेल ने फ्रैंक का पीछा किया और उसे सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर बैठ गई। जोई ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे इंजेक्शन देने की कोशिश की, लेकिन एबिगेल ने उसका हाथ मारा, जिससे सिरिंज एक बंद गेट के पार उड़ गई। सैमी ने एबिगेल को पकड़कर दूर खींच लिया, तो एबिगेल ने बदले में उसके हाथ में काट लिया। फिर एबिगेल ने फ्रैंक का पैर पकड़ा और उड़ने लगी, लेकिन अचानक पीटर ने उसे टक्कर मारी, जिससे वह फ्रैंक को छोड़ने के लिए मजबूर हो गई। पीटर ने एबिगेल को जमीन पर दबा दिया, जबकि जोई ने सिरिंज को उठाने में कामयाबी पाई और जल्दी से एबिगेल को बेहोश करने के लिए उसे इंजेक्शन लगा दिया। एबिगेल ने गंभीर धमकियां दी और जोई को भला बुरा कहा, फिर बेहोश हो गई। सैमी घबरा गई और सोचने लगी कि क्या काटे जाने की वजह से वह भी वैम्पायर बन जाएगी। कुछ देर बाद एबिगेल एक लिफ्ट में बंद होकर जागी। जोई ने कहा कि अगर वह उन्हें बाहर निकलने का रास्ता बता दे तो वे उसे छोड़ देंगे। इसके बजाय एबिगेल ने कबूल किया कि उसने ही सब कुछ प्लान किया था और लैम्बर्ट उसके लिए काम करता था। वह उनके असली नाम और कहानियों को भी जानती थी। सैमी ने अपने अमीर माता पिता के बैंक खाते से पैसे चुराने से अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर एक बड़ी मछली पर हाथ मारा था। पीटर एक अपराधी परिवार के लिए काम करता था और अपने गिरोह से चोरी की थी। फ्रैंक एक जासूस के रूप में एक अपराध परिवार में घुसपैठ किया और फिर अपराधी जीवन का आनंद लेने लगा। जोई एक पूर्व सेना की डॉक्टर थी जिसे दवाओं की लत लगने के कारण निकाल दिया गया था और उसने अपने बेटे को उसके बुरे पिता के पास छोड़ दिया था। उसने एक बार एक गिरोह के सदस्य को गोली निकालने की कोशिश में गलती से मार डाला था। यह साफ हुआ कि यहाँ मौजूद सभी लोग किसी न किसी तरह से लजार या उसके गिरोह के दुश्मन थे, और जोई ने कहा कि एबिगेल अपने पिता के दुश्मनों को मारकर उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। एबिगेल ने उन्हें तुरंत नहीं मारा क्योंकि उसे अपने शिकार के साथ खेलना पसंद है। वो कहती है कि अगर उसे बाहर निकालेंगे तो वह उनमें से 2 को जिंदा छोड़ देगी। फ्रैंक कहता है कि उसे मार देना चाहिए, जिससे एबिगेल गुस्से में केवल उसी को बचाने का ऑफर देती है जो उसे आजाद करेगा। पीटर जल्दी से बंदूक निकालता है और जोई भी वही करती है, क्योंकि वो और फ्रैंक बताते हैं कि एबिगेल झूठ बोल रही है। जब पीटर उसे छोड़ने की कोशिश करता है तो जोई उसे गोली मार देती है। फिर सब लोग चले जाते हैं, बस फ्रैंक रुकता है पहरेदारी करने के लिए। सबके जाने के बाद फ्रैंक एबिगेल से कहता है कि अगर वो उसे घर से निकलने का रास्ता बता दे तो वो उसे छोड़ देगा। एबिगेल बताती है कि उसे लाइब्रेरी में अगाथा क्रिस्टी की किताब खींचनी होगी जिससे एक गुप्त दरवाजा खुलेगा। फ्रैंक उसे धन्यवाद कहता है, लेकिन छोड़ता नहीं। एबिगेल आसानी से दरवाजा तोड़कर उसे धक्का देती है और नाचते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। तभी जोई आकर खिड़की की लकड़ियां तोड़ती है, जिससे धूप अंदर आती है और एबिगेल का हाथ जलने लगता है। वो छाव में छिप जाती है ताकि उसका हाथ फिर से ठीक हो सके और जोई और फ्रैंक वहाँ से भाग जाते हैं। पूरा समूह लाइब्रेरी में इकट्ठा होता है और धूप के नीचे रहता है, जो खिड़की से अंदर आ रही है। सैमी को कुछ नहीं होता, इसलिए उसे लगता है कि वो पिशाच नहीं बनेगी। फ्रैंक वो किताब खींचता है जो एबिगेल ने बताई थी, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। गुस्से में फ्रैंक चिढ़ जाता है, जबकि जोई दीवार तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। उसके पास अब कैंडी खत्म हो चुकी है और वो परेशान हो रही है। जोई सैमी को बताती है कि उसने अपने बेटे को छोड़ दिया था ताकि खुद को सुधार सके, और इस काम से मिली कमाई से वो फिर से उसके पास जाना चाहती थी। ये उसका रीसेट था। ये शब्द सुनकर सैमी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर वे पावर स्रोत ढूंढ ले तो वो ताले खोल सकती है। टीम 2 हिस्सों में बन जाती है और घर की तलाशी लेती है। अचानक एबिगेल फिर से म्यूजिक बजाती है और सैमी पर बाइक की वजह से काबू पा लेती है। सैमी जल्दी से पिशाच बन जाती है और पीटर पर हमला करती है, उसकी गर्दन काट लेती है। एबिगेल सैमी के जरिए पीटर से बात करती है, जबकि सैमी उसे मार देती है। फिर एबिगेल सैमी को नचाने लगती है। जोई और फ्रैंक वहां पहुंचते हैं तो सैमी अपना चेहरा छुपा लेती है, लेकिन वो शक करते हैं और सैमी उन्हें अपना पिशाच रूप दिखाती है, जिससे वो दोनों भाग जाते हैं। सैमी उनका पीछा करती है और वो फिर से लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, जहां एबिगेल सैमी की आवाज में बताती है कि उसे ये कमरा नफरत है क्योंकि यहीं उसके पिता ने उसे पिशाच बनाया था। जोई एक ट्रे उठाती है और धूप को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे सैमी का शरीर फट जाता है। उसी समय एक गुप्त दरवाजा खुलता है और जोई और फ्रैंक, हालांकि इसे जाल समझते हैं, फिर भी अंदर चले जाते हैं।
अंदर एक कॉरिडोर के बाद उन्हें घर का कंट्रोल रूम और लैम्बर्ट मिलता है, जो खुद भी एक पिशाच बन चुका है। लैम्बर्ट जोई की गर्दन पकड़ता है और सब कुछ बताता है। अबिगेल ने उसे 2 साल पहले तब पिशाच बनाया था जब उसने पाया कि लैम्बर्ट ने फ्रैंक की मदद की थी। अबिगेल ने उसके परिवार को धमकी दी थी और अब वो उसके पिता के दुश्मनों को यहाँ लाता है ताकि अबिगेल खेल सके। लैम्बर्ट बताता है कि लजार, अबिगेल का पिता, रास्ते में है। लैम्बर्ट दोनों अबिगेल और उसके पिता को मारना चाहता है और फ्रैंक से मदद के बदले उसे पिशाच बनाने का ऑफर देता है। फ्रैंक मान जाता है तो लैम्बर्ट जोई को बेहोश कर देता है और फ्रैंक को काटता है। लैम्बर्ट फ्रैंक को अपना खून पीने पर मजबूर करता है और फ्रैंक दर्द से पिशाच में बदलने लगता है। जब जोई होश में आती है तो वह फ्रैंक को बदलते हुए देखती है। लैम्बर्ट उसे जोई पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन फ्रैंक उसे स्टेक से मार देता है, जिससे लैम्बर्ट फट जाता है। उसी समय अबिगेल आती है, लेकिन फ्रैंक अब बहुत ताकतवर हो गया है और उसे हरा देता है, फिर उसका खून पीता है। इस बीच जोई कंट्रोल पैनल तक पहुंचती है, सुरक्षा उपायों को निष्क्रिय करती है और अपना फोन उठा लेती है, लेकिन बाहर का रास्ता बंद होता है। फ्रैंक अबिगेल को खत्म करके जोई को ढूंढता है और उसे वापस लाइब्रेरी में धकेल देता है, जहां वो उसे मारने की कोशिश करता है। जोई बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसके वार फ्रैंक पर असर नहीं करते। तभी अबिगेल कमजोर हालत में उसे पकड़ लेती है और कहती है कि वो अकेले फ्रैंक को नहीं हरा सकती और जोई से मदद मांगती है। अगर वो मदद करेगी तो उसे उसके बेटे के पास जाने देगी। फ्रैंक दोनों के पास आता है और दोनों मिलकर उसे हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे काफी ताकतवर है। फ्रैंक अबिगेल को गिरा देता है, फिर जोई को स्टेक से मारता है और उसे एक खंभे पर फंसा देता है। फिर वो वापस अबिगेल से लड़ता है और उसे फिर से काटता है। अबिगेल जोई को वादा याद दिलाती है। जब फ्रैंक अबिगेल को हरा देता है तो वो जोई को खंभे से निकालकर उसे भी काट लेता है। जब जोई होश में आती है तो फ्रैंक उसे मजबूर करता है कि वो स्टेक उठाकर अबिगेल पर हमला करे, लेकिन जोई नाटक कर रही होती है। वो अचानक मुड़कर फ्रैंक पर वार करती है। अबिगेल फिर से उस पर हमला करती है और बताती है कि फ्रैंक की ताकत अभी पूरी तरह से नहीं आई है, इसलिए वो जोई को पूरी तरह से काबू नहीं कर सकता। जोई स्टेक उठाती है और फ्रैंक को गिरा देती है। फिर वो और अबिगेल मिलकर उसे स्टेक से मारते हैं, जिससे फ्रैंक फट जाता है। उसके बाद जोई को चिंता होती है कि वो भी पिशाच बन जाएगी, लेकिन अबिगेल उसे भरोसा दिलाती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि फ्रैंक मर चुका है। जैसा वादा था, अबिगेल उसे जाने देती है और कहती है कि वो अपने बेटे को ढूंढ ले। जाते वक्त अचानक कोई जोई के कंधे पर हाथ रखता है। वो अबिगेल का पिता लजार है, जो कहता है कि उसने कई नामों से पहचान बनाई है। वो जोई को मारना चाहता है, लेकिन अबिगेल बीच में आकर उसे रोकती है और बताती है कि जोई ने उसकी जान बचाई थी। लजार जोई के हाथ को चूमकर उसे धन्यवाद देता है और उसे जाने देता है। जोई जल्दी से अपनी वैन में वापस जाती है और देखती है कि उसके पास एक लॉलीपॉप बची है, जिसे वो खाते हुए वहाँ से निकल जाती है। एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमाई यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।